औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, शहज़ादा शौकत प्रोग्राम सनत व मईशत में आपके साथ। एक पौधा छोटा होता है, उसको हिफाजत की ज़रूरत है। उसकी हिफाजत करने वाला माली उसको दिन रात निगहदाश्त करता है। जो माली है वो बेईमानी नहीं करता कि वो अपने पौधे की निगहदाश्त में कोई डंडी मार ले, कोई बेईमानी कर ले, कोई सुस्ती कर ले, इस नीयत से कि अगर उसने कोई सुस्ती की तो वो जो पौधा है वो कमजोर रहेगा, मजबूत तनावर दरख्त नहीं बनेगा। अगर आज उसकी हिफाजत करूंगा, उसका तना मजबूत होगा, वो बड़ा होगा तो फल देगा, साया देगा, आने वाली नस्लों के लिए ऑक्सीजन क्रिएट करेगा, फल क्रिएट करेगा, उसके लिए फायदा मंद होगा। ये छोटा सा असूल है कि माली डंडी नहीं मार सकता। अगर वो डंडी मारेगा तो वो फल नहीं ले सकता। हमारी मईशत कमजोर, हमारी सनत कमजोर, 11 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे, 22 करोड़ लोग गरीब, 20 करोड़ लोग 40 साल से नीचे, जिनकी उमंगें हैं, जो देखना चाहते हैं तरक्की याफ्ता पाकिस्तान। एक नौजवान चाहता है कि 3 साल 5 साल की सैलरी से वो घर बना ले, जबकि इंग्लैंड यूएसए में 3 साल 4 साल 5 साल की ग्रॉस सैलरी के इक्विवेलेंट घर की वैल्यू है। पाकिस्तान में 5 साल की वैल्यू सेव कर ले, 50 की कर ले, 150 की कर ले, 500 की कर ले, एक मजदूर घर नहीं बना सकता। इसका मतलब वैल्यू मिसमैच है। वैल्यू ऑफ इनकम बहुत कम है और वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा है। इस सिलसिले में जितनी इकोनॉमिक पॉलिसीज आ रही है उसमें इनकंसिस्टेंसीज बहुत ज्यादा है। इस तरीके से कि 25 ट्रिलियन का कर्ज उतारने के लिए पिछले 8 सालों में डिमांड्स फॉर ग्रांट्स के तहत हमने 238 ट्रिलियन पे कर दिया, लेकिन 25 ट्रिलियन का कर्ज पे नहीं हुआ, बढ़ के 95 ट्रिलियन हो गया। यह है हमारा इकोनॉमिक सिस्टम। उसमें हमने $1.2 बिलियन अभी आईएमएफ ने माशाल्लाह अप्रूव किया, लेकिन कहां जाएगा? डेट सर्विसिंग में चला जाएगा, कुछ एनवायरमेंट में चला जाएगा, कुछ हमारे छोटे मोटे लैंग्वेज है उनमें मैनेज हो जाएगा। लेकिन क्या उसका बेनिफिट पाकिस्तानियों को मिलेगा? एक तरफ तो ये इकोनॉमिक मसाइल हैं, मुआशी मसाइल हैं, दूसरी तरफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। कहीं अफगानिस्तान है, कहीं इसराइल है, कहीं इंडिया है, कहीं कतर है, कहीं सऊदी अरेबिया है। हम उसके दरमियान में एक ऐसी सिचुएशन में है कि हमारी तरक्की की राह में जो रुकावटें हैं वो हम वक्तन फवक्तन अवाम को, हुक्मरानों को कहते रहते हैं कि हमने इनको कैसे टैकल करना है, हमारा मशवरा क्या है। इस सिलसिले में हमारे आज मेहमान हैं खालिद मंसूर आफरीदी साहब, माहिर मुआशियात हैं, बैंकर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम सर, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक खैरियत सर, अल्लाह का शुक्र है। आपके साथ हमारी दूरी है, आप केपीके में बैठे हुए हैं, हम लाहौर में बैठे हुए हैं। केपीके में हमारी मोहब्बत चलती रहती है। बहुत शुक्रिया आप हमें ज्वाइन करते हैं। सर देखें, माशाल्लाह एक खबर है कि आईएमएफ ने $1.2 बिलियन लास्ट वीक हमें अप्रूवल दे दी और वो डेफिनेटली डेट सर्विसिंग में कहीं ना कहीं निकल जाएगा। इस सिचुएशन में जो शॉर्ट टर्म मेजर्स लिए जा रहे हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ले रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर साहब ले रहे हैं, इस सिलसिले में आपने हमें अपडेट करना है और वो जो हमने थोड़ी सी डंडी मारी है कहीं ना कहीं उसके बारे में आपने अपडेट करना है। शुक्रिया शहजादा साहब। इकोनॉमिक्स के एप्लीकेशन पे तो इसको आते हैं, लेकिन इसका पहले सियाक व सबाक भी देखें। सियाक व सबाक ये है कि जो चीजें हुई हैं उस पर तो सैर हासिल अब गुफ्तगू हम करेंगे। सियाक व सबाक ये है कि हमें $1.5 अरब मिला। अब मैं तो ये जब खबर आई तो मैं दिल में इतना हंसा। मैंने कहा अच्छा ये जो हमने इतनी ट्रंप साहब को नोबेल के लिए नॉमिनेट किया, इतनी तारीफ है की, और ये भी कहा कि जब तक अमेरिका बना है इससे अजीम सदर अब तक नहीं आया, बल्कि इनका आना जो है इंसानियत पे एक एहसान है, ये भी कहा गया उस स्पीच में। आपने भी सुना, साहब ने भी सुना। और उसके बदले हमें $1.2 अरब, और वो भी कर्ज, और वो भी स्क्रूटनी, और वो भी ये कि ये कागज लाओ, वो कागज लाओ, ये चीज करो, वो चीज ना करो। दूसरी तरफ
जो हमारा मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो भी लगा हुआ है दिन रात। ये ट्रम्प साहब ने हिंदुस्तान के पट्टे कस लिए हैं और टैरिफ लगा दिए। उसी हिंदुस्तान में गूगल जाके, परसों की बात है, महीना पहले भी नहीं, ट्रम्प से भी पहले नहीं, परसों 3-4 दिन पहले, उसी हिंदुस्तान में गूगल जाके अमरीकी सदर की आशीर्वाद से $15 अरब की इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और $15 की इन्वेस्टमेंट तो गूगल सिर्फ कर रहा है, पूरी अमेरिका नहीं। अब तो जो करना है उन्होंने करना है। सिर्फ गूगल एक कंपनी, यानी गूगल की एक कंपनी $15 अरब, उनका जो सूबा है आंध्र प्रदेश, मैं आपको हाजिरीन के लिए डिटेल भी बता दूं, कोई हवाई बात हम नहीं कर रहे। और उस सूबे में शहर है वाइजैक, जिसको विशाखापट्टनम कहते हैं। उसमें जाके उसने इन्वेस्टमेंट की। जो गूगल का जो दुनिया का हेड है, उसने प्राइम मिनिस्टर मोदी से पहले कॉल पे बात की, फिर अपना बंदा जो सीईओ है नंबर 2, उसको इंडिया पे जो आया, उस सूबे का जो चीफ मिनिस्टर फाइनेंस, सब ने मिलकर उसका इनॉग्रेट किया। और दूसरी सबसे बड़ी बात, सिर्फ इन्वेस्टमेंट भी नहीं है $15 अरब, ये इन्वेस्टमेंट है एआई में। यानी ये वो इन्वेस्टमेंट नहीं है कि कॉल सेंटर लगेंगे, कोई फोन आया, क्या चीज आ जाए, ये फसौलियात चाहिए, फोन बंद कर दिया, कोई वैल्यू एडिशन नहीं। ये वो नहीं है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने आज से 20 साल पहले हिंदुस्तान में की थी, कि कॉल सेंटर बनाए थे, बिजनेस प्रोसेस। ये है एआई। और गूगल ने कहा है कि ये जो विशाखापट्टनम शहर है, ये अमेरिका के बाद दुनिया का सबसे बड़ा एआई हब बनाएंगे हम आइंदा 5 साल। और ये जो शहर है, ये एआई में चीन को भी छोड़ देगा पीछे से, ये सिंगापुर को भी छोड़ देगा, और एशिया के तो सारे ममालिक, यूरोप के ममालिक छोड़ेगा। हाँ, नंबर 2 रहेगा, लेकिन अमेरिका के बाद नंबर 2 रहेगा। तो ये तो वो अमेरिका है जो कि हमारे बकौल, हमारी मीडिया के बकौल ट्रम्प साहब ने टैरिफ लगाए हुए हैं। ट्रम्प साहब मोदी साहब को उंगल देते रहते हैं, ये है वो है, और बहुत नाराज है, और बड़ा मसला है। अमेरिका और हिंदुस्तान के ताल्लुकात बड़े ही नीचे आ चुके हैं। अगर शहजादा साहब, ये ताल्लुकात खराब होने इसको कहते हैं कि आपके पास $15 अरब आए, तो हम तो दुआ करेंगे सारी कौम मिलके 25 करोड़ कि पाकिस्तान के भी ऐसी ताल्लुकात खराब हो जाए ट्रम्प के साथ, कि हमें भी 15 करोड़ रुपए दे दे, $15 अरब दे दे। हम तो ऐसे ताल्लुकात के लिए दुआ कर रहे हैं कि खराब हो जाए। सर, इन्होंने इन्वेस्टमेंट ली है जिस पे कोई लोन नहीं है, जिसमें कि अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी, वैल्यू एडिशन होगा, और उसमें बेनिफिट पूरे इंडियन इकोनॉमी का है। दूसरी तरफ हमें जो $1.5 बिलियन मिला है, उस पे हमने सूद देना है, और जो मिला है वो दूसरी विंडो से बाहर चले जाना है। और हमारा मीडिया ये नहीं बताता कि ये जो $1.2 बिलियन हमें मिला है, इसमें $1 बिलियन जो डेट सर्विसिंग में वापस चला जाना है दूसरी विंडो से, वो कितने दिनों बाद वापस जाना है, जो कि हमें बेसिकली आया है और फर्दर मकरूज करके वापस चला गया है। दोनों पॉलिसीज में फर्क है। वो इसलिए कि हमारे यहां जो माली है, वो जो पौधा जिसकी हिफाजत करनी चाहिए थी, वो जो उसका तना छोटा सा, उसकी पत्तियां निकलती हैं, हमारा माली उस पत्तियों को निकाल के खा जाता है या बेच देता है या उनको दफना देता है। लेकिन जो इंडिया का माली है, वो अपने पौधे की भरपूर हिफाजत करते हैं और हर तरीके से अट्रैक्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट को। अब ये हमारा माली जो है, ये जाती, चूंकि हम करप्शन में भी सबसे ऊपर है, हमारे ब्यूरोक्रेसी में करप्शन हो या हमारे सरकारी इदारों में करप्शन हो, अगर चाइना में करप्शन है तो सर तन से जुदा हो जाता है। वो कहते हैं कि जी आपने करप्शन की है, स्टेट ओन एंटरप्राइजेज के एम्प्लॉय होते हुए, तो करप्शन की इजाजत नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में अगर करप्शन नहीं करते तो आप फारिग हो जाते हैं। अब ये जो पॉलिसी है, इसमें आपकी राय क्या है सर? इस पॉलिसी में देखें, इंडिया गेन कर रहा है, हम गेन नहीं कर रहे। हमने उनकी तारीफ की कि इंसानियत पे एहसान है ट्रंप साहब और सबसे बेहतरीन लीडर हैं, तारीफों के पुल बांधे हैं, लेकिन मिली भीख है $1.2 बिलियन की। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन मैं आपसे जरा इस बात पे डिसएग्री करता हूं। आपने कहा भीख तो अच्छी है, वो फ्री में होती, यानी भीख आपको फ्री में पैसे मिल जाते हैं ना। आपको भीख भी मिली है और कर्ज भी मिला है, आपने वापस करने को। भीख तो अच्छा होता है सर, कर्ज भीख की सूरत में लिया है हमने, कर्ज भीख में लिया है
हमने कर्ज भीख में ले लिया ना, मसला ये है। और हमने उनको कहा है कि वो तारीख के अजीम सदर हैं, और वो तो जैसे आए नहीं। और ट्रम्प साहब ने माशाल्लाह किसी भी यूरोपियन सदर को आगे नहीं आने दिया। उनको हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को कहा कि आप तारीफ करें, तो ताकि वो, क्योंकि वो जाहिर है वो तारीफ को पसंद करते हैं। दूसरा, आपने जो इन्वेस्टमेंट की बात की इंडिया में, अच्छा इन्वेस्टमेंट को भी ना मैं बड़ा क्रिटिकली देखता हूँ। आप तो मुझसे ज्यादा एक्सपर्ट है, लेकिन मैं इन्वेस्टमेंट को भी बड़ा क्रिटिकल देखता हूँ। वो इन्वेस्टमेंट अगर स्टॉक एक्सचेंज में आ रही है ना, एफपीआई की सूरत में, आपको बेहतर पता है, तो वो भी कोई, मैं इन्वेस्टमेंट को उसको नहीं मानता हूँ। इन्वेस्टमेंट वो आ जाए कल चली जाएगी। हाँ जी। अच्छा, इन्वेस्टमेंट पर जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है तो उसमें भी बहुत कैटेगरीज हैं। यानी फर्ज कर लें बैंक की सूरत में आए तो चलो इन्वेस्टमेंट है, लेकिन बैंक ने इधर आके कोई वैल्यू एडिशन तो इतनी नहीं करनी है ना, उसने जाके लोन ही लोगों को देने हैं। उससे भी अच्छी जो इन्वेस्टमेंट है वो फिर फैक्ट्री है, कि वो फैक्ट्री लगे, लोगों को रोजगार दे, लोगों को वो चीजें दे। फिर आईटी में कॉल सेंटर है, लेकिन वो भी इतनी कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि लोगों ने तो फोन उठा के लड़के बैठे होते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट वो है, वो इन्वेस्टमेंट है, लेकिन वो नहीं। जो एआई है, जो अभी जो इन्वेस्टमेंट की है, ये नेक्स्ट लेवल की इन्वेस्टमेंट। जब दौर उसी का होगा, आइंदा वाला दौर जो एआई में हो। आप देखें ना, एआई ने कितना इनकलाब बर्पा कर दिया है। आपने कोई भी चीज इस्तेमाल करनी हो, आप देखें ना, मूवीज नहीं है, फिल्में, वो एआई में बन रही है। हीरो अपने कुर्सी पे बैठा होता है या फिर रहा होता है, और वो लग रहा होता है कि सहरा में है, पहाड़ों में चढ़ रहा है, और वो सब कुछ। तो एआई ने तो सब कुछ बदल के रख दिया है। गूगल को भी, जो गूगल का जो वेब सर्च इंजन है, उसको भी एब्सोल्यूट कर दिया है। चैट जीपीटी ने, ग्रॉक ने, आपको पता है। तो एआई में जब वो आया है, तो मैं कहता हूं ये बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है। और इंडिया और चाइना में बहुत इन्वेस्टमेंट्स आई हैं, लेकिन ये गेम चेंजर इन्वेस्टमेंट है। ये आप देखेंगे आज से 5 साल बाद, ये हमारे यहाँ तो इन्वेस्टमेंट तो दूर की बात, कॉल सेंटर भी नहीं लगा, ना कोई स्टॉक एक्सचेंज में पैसे आए। यही आईएमएफ, और आईएमएफ ने भी हम पे, आपने शुरू में कहा, इल्जाम लगा दिया कि आपने इंपोर्ट के डेटा में फ्रॉड किया है। यानी ये देखे ना, 5 साल आप आईएमएफ सोए हुए थे, ये देखे ना, ये क्या बात हुई। किया होगा हमने कुछ, लेकिन अब आप जो हमें इतने सालों से आप हमारा डेटा दे रहे हैं, एक एक चीज तो ये आईएमएफ वाले ले जाते हैं। ये हमने सैलाब को पैसे देना, वो डेटा भी ले जाते हैं, बिजली का डेटा भी, हर डेटा, सीपैक तक डेटा लेके गए। आज इनको ख्याल आया कि हमने 2020 से 2025 से $30 अरब का फ्रॉड किया है। तो ये क्या है? तो ये मुझे तो इन तारीफों की समझ नहीं आ रही कि तारीफों के बदले में हमें मिल क्या आ रहा है, हमारी आवाम। मंसूर अफरीदी साहब, मैं ना थोड़ा सा हिस्ट्री का स्टूडेंट भी हूँ, माहिर मुआशियात तो एक साइड पे है, लेकिन अपनी मुईशत को 1947 से लेके आज तक स्टडी करता रहा हूँ। अगर मैं आपको 2021 में ले जाऊँ, दिसंबर में, आपने देखें 2021 में शॉर्ट टर्म मेजर्स परफॉर्मेंसेस आनी शुरू हो गई थी इमरान खान साहब की। ये हो गया, वो हो गया, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है, हमने मईशत का पहिया सही कर दिया। फिर आईएमएफ के आगे लेटे और $1 बिलियन हमने लिया इस कंडीशन पे कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को ऑटोनोमस करेंगे, और वो $1 बिलियन लेके रिकोडिक की पेमेंट कर दी $1 बिलियन की, और उनको जो छोटे से प्लॉट पे उनका कब्जा था उसको फिर बहुत बड़ा प्लॉट दे दिया, स्ट्रेटेजिक पट्टी पूरी की पूरी रिकोडिक को दे दी, और $1 बिलियन भी दे दिया। और फोर्स ही कर रहे थे इमरान साहब कि 2000 मार्च 22, मैंने खुद भी लिखा था, इमरान खान साहब को भी लिखा था, आर्मी को भी लिखा था, चीफ जस्टिस को भी लिखा था कि जो मिड ऑफ 2022 है दैट इज ए क्राइसिस पीरियड है, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है। अब उसके बाद मार्च 2022 में उन्होंने देखा कि मैं अगला आने वाला गंद इस $1 बिलियन को लेके अपना सर्वाइवल मोड चला लूं दिसंबर में, और 2022 में मैं अपनी जान छुड़ा के आगे चला जाऊं। मैं ये रिपीट होते हुए देख रहा हूं, जो 2021 में इमरान खान साहब ने किया वही 2025 में शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं। वो ये कि शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंसेस बड़ी अच्छी आई हैं 2025 की, कि जी हर तरफ बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है, मामला सही चल रहे हैं, हमारी स्ट्रेटेजिक ग्रोथ हो रही है, नो डाउट शॉर्ट टर्म मेजर्स में हो रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म और मिड टर्म प्लान मिसिंग है। अब मैं ये फोर्स ही कर रहा हूं, मे भी हम रॉन्ग, अल्लाह मुझे माफ करे, लेकिन मार्च 2026 के बाद एक सिचुएशन क्रिटिकल है अगेन बजट से पहले। तो कहीं 2021 वाली गेम जो इमरान खान साहब ने की थी, शहबाज शरीफ साहब तो वही करने वाले नहीं है कि अगला जो क्रंच आ रहा है वो मैं किसी और बंदे के सर डालूं और खुद गायब हो जाऊं हिस्ट्री से या पोजीशन में बैठ जाऊं।
आपकी बात सही हो सकती है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जो पॉलिटिशियन है वो अगले इलेक्शन का सोचता है, जो लीडर है वो आइंदा 100 सालों का सोचता है। तो हमारे यहाँ तो सारे पॉलिटिशियंस है, वोट बैंक की पॉलिटिक्स होती है और वोट बैंक के थ्रू ही किए जा रहे हैं। लेकिन ये आप देखें ना, ये जो $30 अरब का जो निकला है, तो मुझे तो सबसे हैरानगी है, क्योंकि आपने शुरू में कहा, इस पे मैं जरा तफसीलन जी, इसमें हम सर बात। 30 बिलियन डॉलर का आपने एक्सप्लेन करना है और उसको 3,000 बिलियन डॉलर को फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं कि 30 बिलियन डॉलर से 3,000 बिलियन डॉलर तक का सफर क्या है। जी जी बिल्कुल। तो $30 बिलियन है। अब वो जो रिपोर्ट आई है कि 2020 से लेके 2025 तक कोई $30 अरब के इंपोर्ट्स को कम दिखाया गया, और उसकी जो बेसिस दी गई है कि जो स्टेट बैंक है वो कोई $292 अरब दिखा रहा है इंपोर्ट्स इसमें से, और जो पाकिस्तान सिंगल विंडो है वो उसको $323 दिखा रहा है। तो ये कोई $30 अरब का गैप है पाकिस्तान सिंगल विंडो और स्टेट बैंक। और स्टेट बैंक का कहना है कि करंट अकाउंट पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सारी ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू हुई है। इन स्टेट बैंक ये कह रहा है कि इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा, कि नहीं अगर हम सरप्लस में है तो हम डेफिसिट में नहीं जाएंगे, क्योंकि जो हमारा डाटा है वो सारा वो डाटा है जो बैंकों से आया है, जो बैंकों ने पैसे भेजा है। तो फिर इसका क्या मतलब? इसका क्या मतलब है कि कोई इंपोर्ट ऐसे भी हुई है पाकिस्तान सिंगल विंडो जो विदाउट बैंकिंग सेक्टर हुई है। तो आप तो मान रहे हैं कि फिर तो हवाला और हुंडी हुई है, फिर तो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। ये आप क्या कह रहे हैं? इसका तो मतलब है आप दोबारा एफएटीएफ में चले जाएंगे। अगर आप सरकारी तौर पे मान रहे हैं कि हमारा जो बैंकिंग चैनल पे है वो $292 अरब गया है, और जो पाकिस्तान से वो 320 अरब, तो इसका क्या मतलब है? बाकी पैसे अगर बैंक से नहीं गए तो मंडी और हवाला से गए। अब अगर मंडी हवाला से गए तो ये तो आप पे सीधा सीधा एफएटीएफ का केस बन जाएगा। सर तो मुझे तो इसको बड़े मैं ना संगीन इसको मैं एक और एंगल से भी देखता हूं, क्योंकि हमारे कस्टम के अंदर एक इशू है, हमारा एफबीआर एक इनकंसिस्टेंट लॉ है। उसमें जो हमारा कस्टम ऑफिसर है वो ये कहता है कि शहजाद साहब ये पेन आपने इंपोर्ट किया है $292 का। मैं इसको नहीं मानता। आपने $292 पे किए हैं, मैं इसको नहीं मानता। मैं ये देखता हूं कि इसकी मार्केट प्राइस है $322। ये $322 का मार्कर है, मैंने $322 की इसकी वैल्यूएशन करनी है, फिर मैंने कस्टम ड्यूटी चार्ज करनी है। तो मैं चूंकि कंसल्टेंट भी हूं इंपोर्ट में, जो क्लाइंट्स हैं उनके लिए बाज़ औक़ात इश्यूज हो जाती हैं कि उन्होंने सस्ती चीज़ खरीदी होती है, लेकिन कस्टम ऑफिसर ये करता है, एफबीआर ये करता है, पाकिस्तान सिंगल विंडो ये करता है, वो उसकी वैल्यू वो डिटरमिन करता है जो कि पे नहीं हुई होती, ताकि अपना कस्टम बढ़ा सके। और हमारा जो क्लाइंट है वो ये कहता है कि मेरी जान छोड़ो, मुझे कंटेनर का डैमेज पड़ रहा है, मुझे पोर्ट का डैमेज पड़ रहा है, मुझे पेनल्टीज पड़ रही हैं और मेरी रेपुटेशन खराब हो रही है सप्लायर की नज़र में। ये एक्स्ट्रा मांग रहे हैं, ड्यूटी एक्स्ट्रा दे दो, हमारी जान छुड़ा दो। एक फैक्टर ये भी है। दूसरा जो आपने फैक्टर बयान किया वो भी बिल्कुल वो भी एक ऑप्शन है, क्योंकि एफबीआर नहीं चाहता कि पाकिस्तान में लेजिटिमेट बिजनेसमैन लेजिटिमेट बिजनेस कर सके। ये उनकी एक शायद हिडन पॉलिसी है। आपकी बात सही है शहजादा साहब, लेकिन जो इंपोर्ट का डाटा है जिसपे हम ट्रेड डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट निकालते हैं, जी जी, ये तो फ्लो ऑफ फंड पे कैलकुलेट होता है। यानी एक्सपोर्ट में कितने फंड्स गए और इंपोर्ट में कितने फंड्स बाहर गए, एक्सपोर्ट में कितने फंड्स बाहर आए। तो अगर कस्टम ने ये किया है तो इसका क्या मतलब है कि अगर वो महंगी चीज आई है तो वो फिर वो जो जो इन्होंने ज्यादा कर दिया उसका रेट, तो वो पैसे वो बाहर भिजवाएंगे और पैसे बाहर भिजवाएंगे। तो अगर वो बाहर पैसे भिजवाएंगे तो स्टेट बैंक के थ्रू ही भिजवाएंगे। मतलब ये डाटा जो है ये फ्लो ऑफ फंड्स पे कैलकुलेट होता है, मर्चेंडाइज चीजों पे नहीं, यानी आउटफ्लो ऑफ फंड एंड इनफ्लो ऑफ फंड। तो अगर वो कस्टम ने ये भी किया होगा तो वो मेरे ख्याल में रुपए में उन्होंने उनको महंगा कर दिया होगा कि आप रुपए इसके ज्यादा दे दें। जी सर, फंड्स तो उसका ये होता है कि डॉलर टर्म्स में पेमेंट नहीं होती, लेकिन वैल्यू डिटरमिन करके ड्यूटीज ले लेते हैं। इस सिलसिले में मंसूर आफरीदी से हम बात करते हैं। एक ब्रेक का वक्त हुआ है। मंसूर आफरीदी साहब केपीके में से हमारे साथ राब्ते में, उनके साथ बातचीत चलते रहेगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, शहजादा शौकत प्रोग्राम सनत व मईशत में आपके साथ मंसूर आफरीदी साहब हमारे साथ हैं। मंसूर भाई, आप हमारे साथ हैं इस वक्त?
बिल्कुल सर। मंसूर भाई, हमने अपनी मईशत को तो डिस्कस कर लिया, इंटरनल कंपैरिजन भी कर लिया इंडिया के साथ, ज़रा चाइना के साथ भी कंपैरिजन करते हैं। देखें, फर्स्ट वुमेन बैंक को हमने प्राइवेटाइज कर दिया। खुशाइन बात है कि पहला कतरा तो आया पाकिस्तान में जो प्राइवेटाइजेशन की मद में। अब इसी सिचुएशन को आपने मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, फिर चाइना के साथ कंपेयर करना है कि चाइना अपने स्टेट ऑर्गन बढ़ा रहा है पूरी दुनिया में, वो प्राइवेटाइज नहीं कर रहा। वो अपने मुल्क के अपने शहरियों को इतना सपोर्ट करता है कि छोटी सी फैक्ट्री लगाने वाला एक मेहनती चाइनी, वो एक उस छोटी सी फैक्ट्री को बढ़ा के मिलियंस ऑफ डॉलर की सेल ले जाता है विद इन ईयर्स। कि वो एक नट से शुरू करता है, वो नट को बनाना शुरू करता है और 5 मिलियन 50 मिलियन डॉलर तक उसकी सेल चली जाती है 3 से 4 सालों में। और हमारे यहाँ जो पॉलिसीज़ हैं उसमें स्टेट डिपार्टमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा हैं कि जो माली हैं वो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं उस पौधे को। अभी हमें फर्स्ट वुमेन बैंक को प्राइवेटाइज कर दिया। हमारे दोस्त हैं जो जीसीसी से हैं, उन्होंने लिया इसको। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है कि क्या हो रहा है पाकिस्तान में? कि बिल्कुल होना ही चाहिए, क्योंकि हमारे स्टेट ऑर्गन में जो एम्प्लॉइज़ रखे गए हैं वो सिफारशी होते हैं, वो तो बैंक चला ही नहीं सकते। दूसरी तरफ मिज़ान बैंक है या फैसल बैंक है या कोई भी और बैंक ले लें, उसके प्रॉफिट देखें और फर्स्ट वुमेन के प्रॉफिट देखें। बदकिस्मती ना, इसमें चाइना ने तो आपकी बड़ी जबरदस्त एग्जाम्पल कि उन्होंने वाहिद तो दुनिया का एक ऐसा मुल्क है जिसने सरकारी इदारों को प्रॉफिटेबल नहीं बल्कि दुनिया की बेहतरीन कंपनियां बनाए। इवन जो हवावे है वो भी दुनिया की जबरदस्त कंपनी है। वो इतना टफ टाइम उसने आईफोन को दे दिया था कि यूरोप और अमेरिका को बैन करना पड़ा, और हवावे का जो सीईओ है उसकी बेटी को कनाडा को अरेस्ट करना पड़ा और उनको यानी फोर्सफुली उस मार्केट से निकाला। अब जिस तरह उनकी दूसरी स्टेट है वो होती है, लग रहा है कि प्राइवेट है, लेकिन वहां पे प्राइवेट कुछ नहीं है, सब सरकार का है। जो BYD कंपनी है जो चाइनीज गाड़ियां बनाती है, उसने टेस्ला को इतना टारगेट कंपनी कंपटीशन दिया हुआ है कि टेस्ला को समझ ही नहीं आ रही कि यूरोप में उसका कैसा मुकाबला किया जाए। चाइना में तो कर ही नहीं सकते। यूरोप की मार्केट को चाइनीज BYD कंपनी ने कर लिया, कैप्चर कर लिया। इस तरह जो चाइनीज मोबाइल्स है उसने भी दुनिया में तहलका मचाया हुआ है। इंडियन जो मार्केट है उसको तकरीबन 70% चाइनीज ने कैप्चर किया। जो आप देखें ना, 1.25 अरब की आबादी है, इस तरह पाकिस्तान की 25 करोड़ आबादी, सारा चाइनीज माल है। तो चाइना का तो कोई मतलब जवाब नहीं है जो सरकार को वो जिस तरह मेहनत से चलाते हैं। और दूसरा जो आपने फर्स्ट वुमेन बैंक का किया, तो बदकिस्मती से हम हमेशा आप देखें बैंक की प्राइवेटाइज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि बैंक को ना मुनाफा लेना उससे आसान है। बैंक में कुछ बंदे आप निकाल दें तो बाकी पैसा तो डिपॉजिट तो पड़ा है, वो उससे लोन से, और इंटरेस्ट रेट यहाँ तो हमेशा हाई रहता है। कोई 2% पे तो मुझे याद नहीं है कभी इंटरेस्ट रेट आया हो 3% पे। यहाँ तो डबल डिजिट इंटरेस्ट रेट है। तो वहां आप देखें ना, हमारे सारे इन्वेस्टमेंट कोई PIA को ले रहे हैं, कोई स्टील मिल को ले रहा है, नहीं ले रहा है ना, उन चीजों को लेते नहीं है बैंक्स को। अच्छा, आप फिर दूसरे पड़ोस में हमारे जो बिल्कुल हमसे रिजेंबल हिंदुस्तान, वहां पे उन्होंने जो एयर इंडिया है उसको प्राइवेटाइज किया है। बाकी बैंक्स को अभी तक प्राइवेटाइज नहीं किया उन्होंने। सारे बैंक्स सरकार के ही कब्जे में है। सर इवन जो एयरलाइन भी जो प्राइवेटाइज हुई थी उसके पीछे जो बैकिंग थी, एक पाकिस्तानी चार्टर्ड अकाउंटेंट था जिसने उसकी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में हेल्प की थी, और वही पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहता है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसको इजाज़त नहीं है, लेकिन उसने इंडियन एविएशन को इतना सपोर्ट किया कि आज इंडियन एयरलाइन जो है ना वो सरवाइव कर गई। बहरहाल ये कि पाकिस्तान के पास स्किल्स हैं, टैलेंट है, लेकिन ऐड कर दूं, ये तो हो गए जो चाइना अपनी रियासती इदारों को कैसे चला रहा है। तो अब आप जो रिसेंट केस हुआ है, जो कि सबसे बड़ी केस स्टडी है, कि टाटा ग्रुप आपने नाम सुना होगा, जिसका एयर इंडिया भी है और TCS है, यानी वो उसकी इतनी वैल्यूएशन है कि पाकिस्तान की GDP से भी ज्यादा है, पूरी GDP से भी उनकी ज्यादा। उनमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में लड़ाई पड़ गई, यानी वो रतन टाटा के मरने के बाद जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में है उनका एक कजन है और बाकी दूसरे ग्रुप है, उनमें जो इख्तियारात पे लड़ाई पड़ेगी, आप यकीन मानिए कि उसमें प्राइम मिनिस्टर ने खुद इंटरवीन और उनको बिठाया सामने कि आपका ग्रुप नहीं है, ये आपका पैसा नहीं है, ये हिंदुस्तानी अवाम का पैसा, आप अपनी लड़ाई खत्म करने, वरना हम आपके सारे ग्रुप को पब्लिक
कर देंगे, नेशनलाइज कर देंगे। वो सारे अटेंशन हो गए और उन्होंने अपने सारे इख्तिलाफात खत्म कर दिए जो भी है, और उन्होंने कहा कि आपकी लड़ाई की वजह से, देखिए ना, आपका सबसे बड़ा ग्रुप है हिंदुस्तान, आप लड़ेंगे तो स्टॉक एक्सचेंज भी गिरेगा, लोग बेरोजगार होंगे, कंपनियां दिवालिया होंगी, सरकार ही आपको नहीं करने देगी, वरना हम टेक ओवर कर लेंगे आपसे। ये होता है कि आपने सिर्फ ना अपने सरकारी इदारों को चलाना है, बल्कि प्राइवेट इदारों को भी चलाना है, क्योंकि प्राइवेट, इधर देखे ना, प्राइवेट इदारे आते हैं, बड़े बड़े बैंक होते हैं, सोसाइटियां होती हैं, वो दिवालिया हो जाती हैं, लोगों के पैसे डूब जाते हैं। स्टेट बैंक में एक मॉनिटेरियम लगा देता है कि आपको सिर्फ 5 लाख रुपए मिलेंगे अकाउंट के अगेंस्ट। कितने मसले हो गए, लोग, कोई किसी की केयर करता है, नौकरियां चली जाती। सर ये भी एक बहुत बड़ा लतीफ़ा है जो हमारी आवाम को समझ नहीं आता। तो ये हमारे स्टेट बैंक ने ये कहा है कि जी अगर कोई बैंक डूब जाता है तो अगर उसके 1 करोड़ भी पड़े हुए अकाउंट में, 1 करोड़ नहीं मिलेंगे, 5 लाख मिलेंगे। 5 लाख। अब ये देखें ये कहाँ होता है कि मेरे 1 करोड़ के बदले मुझे 5 लाख होते हैं, तो फिर आप स्टेट बैंक किसकी है? हालांकि मैं खुद रहा हूं स्टेट बैंक में, लेकिन ये देखे ना, ये कहाँ का इंसाफ है कि आपका बैंक डूब गया तो ये क्या होता है? सरकार खुद इंटरव्यू करती है। ये आप देखें, हाजरीन को भी मैं कहता हूं, वो ये टाटा का जो केस स्टडी है वो स्टडी करें, उसमें सरकार कैसे मुदाखलत अभी तक कर रही है, उनको बुला रही है और उनको कह रही है कि खबरदार, आपके इख्तिलाफात जो भी हैं उससे ग्रुप को कोई मसला नहीं होना चाहिए, उस पे ग्रुप उसी तरह रहे। तो ये है। तो चाइना की तो छोड़ें, चाइना तो बहुत एक इकोनॉमिक पावर है, सुपर पावर बन गया है अपने इधर। मैं तो ये जो हमारे से मिलता जुलता ही सेक्टर है उनका मुश्ताक, इधर देखे ना, बड़े बड़े ग्रुप है, सोसाइटियां दिवालिया हुए, लोगों के प्लॉट चले गए, लोगों ने पैसे दिए होते हैं, जिंदगी भर की कमाई, सरकार को कुछ होता ही सर नहीं है कि हमारे भाई एक सरकार, सोसाइटी सर बन गई। देखें, हमारे सरकार को अपने लिए, अपनी सर्वाइवल के लिए उसने हर तरह के शॉर्ट टर्म मेजर्स लेने हैं। अगर मैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का एम्प्लॉई हूं तो मुझे सबसे ज्यादा सिक्योरिटी चाहिए, अपनी जॉब को सिक्योर करना है। मुझे पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान को या अपने सराउंडिंग दूसरी मिनिस्ट्रियों को खुश नहीं करना। जब मिनिस्ट्री में हमारे दोस्त सरकारी मुलाजमीन सो रहे हैं तो गरीब आदमी पाकिस्तान का वो सफोकेट हो रहा है उस गुर्बत की वजह से जिसमें कि हमें रखा जा रहा है। हमारी सरकार चूंकि उसका एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं है, इसलिए हमारे सरकारी अदारे भी तबाह हो रहे हैं, जो हमारे प्राइवेट ग्रुप भी हैं वो भी तबाह हो जाते हैं। जबकि इंडिया में जो आपने बात की, जो मैं समझ पाया हूं कि टाटा ग्रुप को सर्वाइवल देने के लिए कि कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नुकसान ना हो, खुद इंटरवीन किया है। और हमारे यहां सरकार जब इंटरवीन करती है तो उसके इंटरेस्ट ही कुछ और होते हैं। अगर आप SIFC में एप्लीकेशन डालते हैं और इन्वेस्टर का नाम लिख देते हैं, उसका नंबर दे देते हैं, तो पहले एक सरकारी अफसर का फोन जाएगा, फिर दूसरे का जाएगा, फिर तीसरे का जाएगा, फिर चौथे का जाएगा, फिर उसके कंसल्टेंट का जाएगा। वो लिस्ट बन जाती है कि जी इसका प्रोजेक्ट करें, मेरा करें, इसका ना करें, मेरा ना करें, मेरा करें, और इन्वेस्टर को कंफ्यूज करके वो बेचारा वहां से घबरा के चला जाता है। सब पॉजिटिव एटीट्यूड होगा तुम्हारी सरकार काम करेगी। ये किस हद तक नेगेटिव एटीट्यूड हम कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे सर? बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा सर, मैं आपसे, हाजरीन से भी सवाल है कि जो फ्री मार्केट है या जो कैपिटलिज्म है, इसका सुर्खेला मुल्क कौन सा है? सबको पता है, वो अमेरिका है। यानी कैपिटलिज्म और फ्री मार्केट, यानी वो हर एक को दर्ज देता है कि आप जो भी होने दें, आप फ्री मार्केट करने दें, वो जो भी कुछ हो, आपको वो दिवालिया हो, मुल्क आपका दिवालिया हो जाए, आपने मार्केट फोर्सेस को रहने देना है और आपने उसमें इंटरवीन नहीं कर। लेकिन देखें ना, अपनी सरकार जब अपनी बात पे आती है, 2008-9 को अगर आप याद हो, जब वहां पे सब प्राइम मॉर्गेज का क्राइसिस आया था, ओबामा ने बढ़ के ट्रिलियंस ऑफ डॉलर सिटी बैंक, लीमन ब्रदर, बाकी बड़ी बैंकों को बेल आउट दिया था। तो वो करने देते ना, करने देते बैंकों को, सिटी बैंक को बंद होने देते, लीमन ब्रदर को भी बंद होने देते। अभी भी दोबारा जो अभी 2000 कोविड का क्राइसिस आया, वहां पे जो उनका जो IT सेंटर है कैलिफोर्निया में, जिसको वो कहते हैं, नाम भी देते हैं कि वहां पे सबसे ज्यादा ये सॉफ्टवेयर का काम होता, वहां पे एक बैंक था और वहां पे वो बैंक ये सॉफ्टवेयर को लोन देता था। वो बैंकरप्ट हो गया, उसको भी लोन दे दिया सरकार ने, पैसा दे दिया, बेल आउट पैकेज। तो इसका क्या मतलब है कि सरकार मुदाखलत करती है
कि लोग बेरोजगार ना हो, कंपनियां ना डूबे। यहाँ पे तो देखे ना, बैंक्स के बैंक्स डूब गए, कारोबार के कारोबार डूब गए, फैक्ट्रियां बंद हो गई, लोग रोडों पे आ गए। सरकार को इस अल्ले तल्ले के लिए पैसा बड़ा होता है, दौरों पे भी पैसा बड़ा है, इधर इधर उधर चीजें गिमिक्स पे भी। लेकिन जब इंडस्ट्री की बात आती है, बैंकों की बात आती है, जहां पे लोग जुड़े हुए हैं, अगर आप तो देखो ना, अमेरिका जैसे कैपिटलिस्ट तो आप नहीं है ना, वहां पे कोई सरकारी बैंक सरकारी नहीं है, कोई भी, सारा प्राइवेट सेक्टर। इवन जो जहाज बनाते हैं, इधर देखो ना, JF-17 हमारा सरकार बना रही ना, वहां F-16 भी प्राइवेट बना रहा है, लॉकहीड मार्टिन प्राइवेट कंपनी। एयर 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 बोइंग जो है वो भी प्राइवेट कंपनी। लेकिन उसके बावजूद जब प्राइवेट कंपनी को मसला होता है, सरकार आके बिलियंस भी नहीं, ट्रिलियंस डॉलर में उनको बेल आउट पैकेज, उसका बेल आउट नाम इसलिए ताकि उनसे वापस ला लेना ना पड़े। बेल आउट का मतलब है कि पैसे उनके हो गए, तो वो दे देती है और उनकी सरकार पर। सर इधर देखिए, हमारे यहाँ कामयाबी का सर राज यही है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाना भी जिम्मेदारी है, मुआशी मजबूती लाना भी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, और कहीं इंडिविजुअल लेवल पे जाके कहीं बेल आउट देना भी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। और हमारे यहाँ बजट का 85% जो हमने पेमेंट्स करनी है, 85 to 90% तो डेट सर्विसिंग का अप्रूवल है, बाकी 10% में पूरे 25 करोड़ का हमने रखा होता है हिसाब किताब। अब उसमें ज़्यादातर सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें हैं और उनके खर्चे हैं और PSDP बजट है कहीं ना कहीं, और एनवायरनमेंट पे छोटा सा 0.0000 करके कहीं परसेंटेज बनती है जो एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन के लिए है, और हम पाकिस्तानी नुकसान दर नुकसान में। सर ये पूरी सिचुएशन को थोड़ा सा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे भी बात कर लें, ये जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का मसला है उस पर थोड़ा अपडेट कर दें, इसराइल और फ़लस्तीन और पाकिस्तान का मसला उस पर थोड़ा अपडेट कर दें। जो अफगानिस्तान के साथ चले, सीज फायर तो अच्छी बात, सीज फायर होनी चाहिए, लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं। लेकिन मुझे हैरानगी ये है कि सीज फायर के लिए फिर कतर हम, मतलब आप खुद ही सीज फायर कर लेते। यानी अगर जो एलामिया आप देखें, ये हम नहीं कह रहे, नेशनल मीडिया पाकिस्तान का कह रहा है। कल ही मैं शायद कामरान शायद का प्रोग्राम देख रहा, वो भी यही कह रहा था बेचारा, वो भी यही कह रहा था कि अगर ज्वाइंट स्टेटमेंट में टेररिज्म का जिक्र तक नहीं, अफगानिस्तान हमने अफगानिस्तान पे हमले क्यों किए, ये हमारा ताल्लुक, क्योंकि वहां से टेररिज्म आ रहा है ना, हम कह रहे हैं बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन ज्वाइंट स्टेटमेंट में टेररिज्म का जिक्र ही नहीं, और सिर्फ सीज फायर है। अच्छा ये देखें कि वो उसमें ये लिखा है कि ये सीज फायर दोनों मुल्कों के बॉर्डर पे होगा। यानी ये तो देखे ना, एक लेमैन की बात है कि बॉर्डर पे लड़ाई होती है, कोई भी मुल्क देख लें। उस पे अफगानिस्तान ने एतराज किया उस पे कि आपने बॉर्डर कैसे कह दिया, ये तो बॉर्डर है नहीं, ये तो ड्यूरेंट लाइन है। ड्यूरेंट लाइन अफगानिस्तान के बकौल ड्यूरेंट लाइन का मतलब है कि जो खैबर पख्तूनख्वा है, अटक है, या कई उनके लीडर झेलम तक इलाका कहते हैं, जो है वो अफगानिस्तान का हिस्सा है। अब ये देखें क्या, और फिर उसके बाद देखें कतर ने उस स्टेटमेंट को चेंज कर दिया और कतर ने बॉर्डर को हटा दिया। इससे हम क्या मतलब लें? हमसे ये मतलब लें कि जो अफगानिस्तान कह रहा है कि बॉर्डर नहीं है, तो कतर मान गया उसको। और अगर हम ये मान लें कि बॉर्डर नहीं है, ड्यूरेंट लाइन है, तो क्या ये मान लिया कि खैबर पख्तूनख्वा खुदा ना करे और आधा पंजाब जो है वो अफगानिस्तान का हिस्सा है? मुझे तो इस बात की समझ नहीं। ख्वाजा साहब, आसिफ साहब भी कह रहे हैं ये कोई बात नहीं है छोटी, क्या बात, ये तो हमारी जिंदगी और मौत का मसला है। क्या आपने एक कंप्रोमाइज ही कर दिया? आप बॉर्डर ना डालते, उस पर कोई इतराज नहीं, लेकिन अगर अफगानिस्तान के वजीर दिफा ने ना कहा होता, अगर वो ना कहा होता और कतर ने खुद से बॉर्डर का लफ्ज ना डलवाया तो फिर कोई बात नहीं। लेकिन जब उन्होंने कह दिया कि अल जजीरा पे आके, छोटे चैनल पे भी अल जजीरा पे आके उसका इंटरव्यू हुआ, अल जजीरा पे उसने कहा कि हमने बड़ा प्रोटेस्ट किया है, इन्होंने बॉर्डर का लफ्ज क्यों डाला है? बॉर्डर का तो है ही मसला नहीं है, बॉर्डर तो है ही नहीं। बॉर्डर तो होगा जब दोनों मुल्कों के दरमियान होगा, ये तो बॉर्डर ही नहीं है, तो ड्यूरेंट लाइन। एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया कि सीज फायर तो हो गया, तो कल भी तो बन्नू में हमला हुआ जिसमें हमारे जवान शहीद हो गए, एक आला अफसर भी शहीद हो, तो सीज फायर किस बात का? तो ना सीज फायर हुआ है ना बॉर्डर का जिक्र हुआ। मुझे तो इसकी समझ नहीं है। अगर आपने करना भी था सीज फायर, फिर आप इतना वो करने की जरूरत क्या थी? कतर जाए और देखे ना, मुझे तो इस बात पे भी है कि सर ट्रम्प साहब हो, हमारी तरफ से कौन था सीज फायर की डिस्कशन में? कुछ था हमारी तरफ से कोई हमारा नॉमिनी रिप्रेजेंटेटिव? दिफा साहब गए, कौन गया था? वजीर दिफा
अच्छा, वजीर दिफा साहब, ओके। अगर सीज फायर में जिस तरह आपने जिक्र किया कि कतर ने बॉर्डर का जिक्र उसका करना बनता भी नहीं था, दूसरा भी नहीं बनता था, तो इस सारी सिचुएशन को मैनेज करें, वो पूरी सेक्शन ही डिलीट हो जाता तो इसका फड्डा ही ना बनता। हाँ हाँ हाँ। और खासकर जब वो अफगान वजीर दिफा ने इंटरव्यू दिया अल जजीरा को कि बॉर्डर ना हो, उसने कंट्रोवर्शियल बना दिया ना। हाँ, उसने अगर ज्यादा उसका इंटरव्यू कंट्रोवर्सी ना बना दिया। होता, अगर उसका इंटरव्यू ना होता और सिर्फ बॉर्डर को हटा, फिर भी कोई मसला है। और दूसरा आप देखिए ना, ट्रम्प साहब यूक्रेन में भी इन्वॉल्व है, सर इसराइल में उससे भी ट्रम्प साहब इन्वॉल्व पे है। जाने से पहले सर, इसमें जो हमारा जो इंडियन एंगेजमेंट थी अफगानिस्तान पे, उस पे हमारे वजीर दफा साहब में कोई हिम्मत थी कि उन्होंने बात की हो, इंडिया का जिक्र किया हो कि इंडियन एंगेजमेंट हो रही है, ताकि उधर से इंस्ट्रक्शन आ रही हैं, डायरेक्शन आ रही हैं, जो हमारे पास सबूत हैं, डायरेक्शंस हैं, या जो भी ऑब्वियस एक तड़ियां आ रही हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर की तरफ से? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी कोई यही तो बात नहीं हम है। कह रहे हैं ना कि अगर आपने करना ही था सीज फायर, तो इधर पाकिस्तान सीज फायर ही था। आप हमला ना करते उस पर, तो सीज फायर, तो आप सीज फायर कर देते ना। मैं तो यही कह रहा हूँ ना कि हाँ अगर जी, आपने करना ही था सीज फायर, तो उसके लिए मुज़ाकरात की क्या जरूरत। ठीक है। और इंडिया के साथ कोई अपडेट है पाकिस्तान की, कोई सुकून है? तो और दूसरा ये कि ट्रम्प साहब देखें, उन्होंने वो इन्वॉल्व है इसराइल और उसके साथ सीज फायर में, यूक्रेन के यूक्रेन के साथ साथ। इन्वॉल्व है। जब इंडिया पाकिस्तान का हुआ था उधर इन्वॉल्व थे, हाँ लेकिन जी। अफगानिस्तान पाकिस्तान में वो इन्वॉल्व ही नहीं हुए। इससे क्या मतलब ले रहे हैं? वो कहते हैं यार ये दोनों गरीब मुल्क हैं, इनको लड़ने दो। हमें कतर के हवाले कर दिया। अब कतर कतर तो कतर की क्या मतलब, 10 लाख आबादी भी नहीं है, ना कोई न्यूक्लियर मुल्क है, ना कुछ है। हमें कतर के हवाले कर दिए। देखे ना, ट्रम्प साहब वो इसराइल के निगोशिएशन कर रहे हैं, रूस और यूक्रेन के कर रहे हैं। जब इंडिया हमारे साथ इन्वॉल्व था, तो उस वक्त वो इन्वॉल्व था। अब जब हम अफगानिस्तान के साथ हो गए, तो हमें कतर के हवाले कर दिया और तुर्की के हवाले कर दिया। आप जाने उनका, हालांकि वजीर दिफा साहब ने प्रोग्राम पे आके कहा था कि हम वेलकम करेंगे अगर ट्रम्प साहब इंटरव्यू करते हैं। उन्होंने दावत दी सीज फायर के लिए, लेकिन वो नहीं आए। वो उनको उनको असर भी नहीं पड़ रहा है कि चलो दो दो लगे हुए आपस में, जो भी करना है मेरा ख्याल कर। वजीर दफा साहब की ख्वाहिश थी कि मैं भी ट्रम्प के साथ खड़े होकर ट्रम्प की तारीफें करूं। हाँ हाँ, लेकिन ट्रम्प साहब ने कहा यार वो दो दो लगे हुए हैं, इनको बस कतर ही करने हैं डील। अब ये तो हमारी है पोजीशन। हम अब हमारे अब ये लग गया हमें अंदाजा कि अब दोबारा अगर ट्रम्प साहब को हम बुलाएंगे ना सीज फायर के लिए, हम्म। और ताकि उनको नॉमिनेट भी करें, तो हमें फिर अफगानिस्तान से नहीं लड़ना पड़ेगा। हमें दोबारा हिंदुस्तान या चीन या जो बड़े ममालिक इसराइल, इनसे लड़ना पड़ेगा। तब आएंगे ट्रम्प साहब सीज फायर के चले। लिए। आपस में कोरबा सर के सीज फायर के लिए ट्रम्प सर साहब ये नहीं आते। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के वजह से मईशत हमेशा मार खाती है, और नॉट ओनली इन पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी इफेक्ट होती हैं पूरी दुनिया में। जहाँ से पाकिस्तान इंपोर्ट कर रहा है, जहाँ एक्सपोर्ट कर रहा है, वहाँ पे भी इम्पैक्ट पड़ते हैं। इसके बारे में 30 सेकंड में एक क्लोजिंग दे दें, ताकि फिर हम प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने जा रहा है। हमें मेक इन हाउस ऑर्डर करना चाहिए। काफी काम हुआ है, उस पर शक नहीं है कि नहीं, काफी काम हुआ है। गवर्नमेंट डायरेक्शन भी सही सो उड़ान है, लेकिन पाकिस्तान बड़ी अच्छी पॉलिसी है, उड़ान पाकिस्तान, आई लव दैट पॉलिसी सर। पाकिस्तान पॉलिसी जो सीएफसी जो काम कर रहा है, उसके अंदर काफी इन्वेस्टमेंट भी आ रही है। सऊदी अरब से हमारी जो डेलीगेशन आया था, जो चीफ मिनिस्टर पंजाब ने उससे मीटिंग, वो भी बड़ा अच्छा है। लेकिन अब जरा और सीरियस लेने की जरूरत। अब देखिए ना, हमारी फौज पाकिस्तान और फील्ड मार्शल साहब, वो तो आपको लड़ाई लड़के जंग जीत के दे सकते। मईशत पे तो हुकूमत ले लड़ना, और मईशत के लिए सीरियस एफर्ट्स की जरूरत है। लेकिन सर और जो मईशत ये के लिए भी, IMF, मईशत के लिए भी हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को खुद आना पड़ता है, वो छोटी सी प्राइवेटाइजेशन के लिए भी, कंफर्ट यही देने तो के लिए। बात है। अब वो किधर किधर आप उनको एंगेज करना है। तो इतनी बड़ी सख्त लड़ाई हो रही है। कल भी हमारे जवान शहीद हुए हैं, एक अल्लाह आला आसानी करे सरकारी यार। अफसर भी उसमें शहीद हो गया है। तो वो टेररिज्म है। इधर अफगानिस्तान है, हिंदुस्तान ने हमारे 2 बॉर्डर खोल लिए, अपना बॉर्डर भी खोला हुआ है ऑलरेडी, अफगानिस्तान का बॉर्डर भी खोल लिया। हम तो बीच पे सैंडविच हो गए हैं, यानी चले, अल्लाह आसानी मशरक करे। में अफगानिस्तान। अल्लाह आसानी करे। थैंक यू वेरी मच इंडीड मंसूर आफरीदी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। मंसूर आफरीदी साहब फरमा रहे थे कि हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल साहब का काम है जंग जीत के दे देना, लेकिन मईशत तो हुकूमत का काम है, उसको मैनेज करना हुकूमत वक्त का काम है। हम उड़ान पाकिस्तान बड़ी अच्छी पॉलिसी है, आई लव दैट पॉलिसी एहसन इकबाल साहब। अगर उस पॉलिसी पे हम अमल कर लें
उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन अथॉरिटीज़ क्रिएट कर दें तो पाकिस्तान 5 सालों में तरक्की याफ्ता पाकिस्तान बन सकता है। अल्लाह हमारे लिए आसानियाँ पैदा करें। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।